दिस रिकॉर्डिंग वी आर नॉट गोइंग टू सेंड एनीबॉडी, अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो वो नहीं। ओके चिल्ड्रन, we are here discussing the in text question on that day also। थोड़े से मैंने आपको in text questions बताए थे। तो देखो उसमें questions जो हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि if a trait exists in 10% of a population of an asexually reproducing organisms and trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to be arisen earlier। ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स में मैंने आपको बताया था कि 60% वाला जो पॉपुलेशन है ट्रेट बी जो है वो एग्जिस्ट करेगा अर्ली, क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज है और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज जो है उनमें वेरिएशंस जो है वो ज्यादा नहीं होती। ठीक है, यू नो दैट कि इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वेरिएशंस जो थोड़ी बहुत भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज के अंदर होती हैं दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सर्टेन इनएक्यूरेसीज that happens during the process of DNA replication। ठीक है, we have already discussed with you that during the process of DNA replication the opening of the DNA helix will takes place and both of these strands of the DNA they behave as the guiding strand for the synthesis of the new daughter strand। ठीक है, तो कहते हैं कि वैसे तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज जो होती है उसमें पेरेंट्स जो है उनके करेक्टर्स एज इट इज जो है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाती हैं और ऑफस्प्रिंग जो होता है वो क्लोन होता है अपने पेरेंट्स का, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है। ठीक ठीक है बेटा, पर थोड़ी सी इनएक्यूरेसीज जो डीएनए के अंदर आती है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है इट इज अ वेरी फास्ट टाइप ऑफ प्रोसेस, क्योंकि जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है डीएनए पॉलीमरेज उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। So sometimes during the pairing of the bases, it did certain mistakes, and because of these DNA inaccuracies, the variations are there। ठीक है, तो इसलिए ट्रेट जो है बी वाला 60% वाला जो है वो पॉपुलेशन में पहले अराइज होगा 10% के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर वो पहले अराइज हुआ है तभी वो 60% तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, ये हमने बताया था आपको। ओके बेटे, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज इंश्योर सर्वाइवल। ठीक है, अगर कहते हैं कि किसी स्पीशीज के अंदर वेरिएशन जो है वो प्रेजेंट है तो वो कैसे किसी स्पीशीज का सर्वाइवल रेट जो है उसको इंक्रीज करती हैं। तो देखो इसका आंसर हम किस बेसिस पे देंगे, आपको बताया था कि हायर द डाइवर्सिटी अमंग द स्पीशीज। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीशीज के अंदर डाइवर्सिटीज जो है वो ज्यादा होंगी उतने ही ज्यादा उनमें वेरिएंट कैरेक्टर्स होंगे। तो यू नो दैट कि द वेरिएशंस दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है उसी से स्पीशीज के अंदर वेरिएशंस आती हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स, ठीक है, जिसमें वो कहता है कि बहुत तरह की वेरिएशंस होंगी, डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस होंगी। तो इफ द पर्टिकुलर स्पीशीज इट इज सफरिंग फ्रॉम सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है, अगर किसी स्पीशीज में चाहे वो प्लांट की स्पीशीज है या एनिमल की स्पीशीज है वो किसी डिजीज से अगर सफर कर रही है एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच कम इन कांटेक्ट विद दैट डिजीज have so many variant characters among themselves, so it may be in the case कि pathogen can in cause infection in certain members। ठीक है, कुछ मेंबर ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर पैथोजन की वजह से जो है डिजीज हो जाए, पर वो कहते हैं कि हर एक जो मेंबर है वो दूसरे से बहुत ज्यादा वेरिएंट कैरेक्टर जरूर है रखता है, वेरिएशन उनमें ज्यादा है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एंटायर स्पीशीज जो है वो इरेडिकेट हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसे मेंबर जो हैं वो हमेशा सरवाइव करेंगे, क्योंकि हर एक मेंबर के अंदर जो है वेरिएशंस का नंबर जो है वो वेरी करेगा। तो जितने ज्यादा वेरिएंट कैरेक्टर्स होंगे किसी भी इंडिविजुअल में उतना ही ज्यादा उसका सर्वाइवल रेट होगा। ठीक बेटे, सेकंड मैंने जो लिखा है वो ये लिखा है कि वेरिएंट कैरेक्टर्स जो हैं वो सर्वाइवल रेट को स्पीशीज का इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो दो सर्वाइविंग स्पीशीज जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर्स होते हैं ये लेटर ऑन क्या करती हैं, दे शो द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है, तो इनिशियली व्हेन दे रिप्रोड्यूस देयर नंबर इज वेरी लेस, बट लेटर ऑन बाय शोइंग द सक्सेसफुल रिप्रोडक्टिव फिटनेस they increase in their number, and in this way one time these species they become dominant in a habitat। okay beta, another thing is that is related with variation is कि अगर वेरिएशन स्पीशीज के अंदर ज्यादा होती है तो स्पीशीज कैन फेस द डिफरेंट काइंड ऑफ एबायोटिक स्ट्रेसेस दैट आर प्रेजेंट इन देयर हैबिटेट। ठीक है, आपको पता है कि एनवायरनमेंट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ स्टैटिक एंटिटी,
ठीक है। एनवायरमेंट जो है या एनवायरमेंटल कंडीशंस कभी भी स्टैटिक नहीं होती हैं, वो हमेशा कैसी हैं, डायनामिक है। तो इसीलिए वो कहता है कि टाइम टू टाइम एनवायरमेंट में, क्लाइमेट के अंदर चेंजेस होती रहती हैं, और जिन स्पीशीज के अंदर ज्यादा वेरिएबल करेक्टर्स होंगे वो इजीली इन एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को, एबायोटिक स्ट्रेसेस जो हमको फेस कर लेंगी और वो जो है सरवाइव कर जाएंगी। अदरवाइज स्पीशीज जो है वो बैनिश हो सकती हैं। ठीक है बेटे। थर्ड उसमें ये लिखेंगे कि जिन स्पीशीज के अंदर ज्यादा वेरिएबल करेक्टर्स हैं, ठीक है, उनका रेजिस्टेंस जो है वो भी ज्यादा है। रेजिस्टेंस किसी भी चीज के अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको एबायोटिक स्ट्रेसेस का अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो सकती हैं ये स्पीशीज। या फिर वो कहता है कि उनके टॉलरेंट एबिलिटी ज्यादा है, कि जैसे मर्जी कंडीशन उनको मतलब फेस करनी पड़ जाए, दे कैन इजीली सर्वाइव बिकॉज ऑफ दिस वेरिएंट करेक्टर्स। क्लियर बेटे। स्पीश और कहते हैं कि डिजीज रेजिस्टेंस उनके अंदर डेवलप हो जाता है। डिजीजेस से जो है वो अगर उनके कांटेक्ट में आते भी हैं पैथोजेंस के, तो कभी भी 100% एलिमिनेशन नहीं होगा, स्पीशीज जो है वो हमेशा बनी रहेंगी। अनदर थिंग इज कि कहते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वेरिएंट्स का सिलेक्शन होता है। ठीक है, ऐसे स्पीशीज जिनमें ज्यादा वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं वो एनवायरमेंट सिलेक्ट करता है, और वही स्पीशीज रिप्रोडक्टिव फिटनेस शो करती हैं एंड लेटर ऑन सर्वाइव होती हैं। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अगर तुम्हें पॉइंट जो है वो भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, आई हैव सेंड यू वन पीडीएफ एंड ऑल द पॉइंट्स आर मेंशन इन दैट। ओके बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कहता है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, कहता है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हमें कैसे पता लगता है कि सम ऑफ द ट्रेट्स आर द डोमिनेंट वन एंड सम ऑफ द ट्रेट्स आर द रिसेसिव वन। ठीक है, यू इफ यू फॉलो द लॉ ऑफ डोमिनेंस दैट वाज गिवन बाय मेंडल, तो you remember that कि what the law of dominance states that, law of dominance states that कि if we do, ठीक है, if we do cross pollination among the two breeding varieties or among those parents who are pure for their characters। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्योर पेरेंट्स हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, जब हम किसी भी पर्टिकुलर वाइल्ड स्पीशीज जो है उस पेरेंट की उसमें नंबर ऑफ टाइम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, देन वी ऑब्टेन्ड प्योरिटी अमंग द करेक्टर्स। तो ठीक है, इफ यू रिमेंबर दैट टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट का इनहेरिटेंस जो हमने स्टडी किया था, तो यू नो दैट कि इफ आई राइट कैपिटल टी, then this capital T stands for homozygous tall, means there is no mixing in this character, it is pure tall character। and another is small t, तो आपको पता है कि small t यहाँ पे homozygous dwarf character को represent कर रहा है। and according to the law of dominance, what you see in the F1 generation, we have an individual whose makeup is though capital T small t, but when you see the phenotype of that individual, then you know that कि ये वाला individual जिसका कि makeup capital T और small t है बेशक, पर वो हमें दिखने में कैसा नजर आएगा, tall नजर आएगा। ठीक बेटे। अब वो कहते हैं कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट ये भी शो करते हैं कि भाई रिसेसिव करेक्टर जो है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट in the F1 generation, but what happen in the presence of the dominant character, the recessive character will not appear। ठीक है, how can you know that the recessive character is also there in the F1 generation? Because when you do the self pollination of F1 individuals, ठीक है, what you see in the F2 generation, we obtained capital T 1 and capital T small t, we obtain how many, 2, और उसके बाद स्मॉल टी हमें कितने मिले थे, 1 मिले थे। तो अब इसका मतलब है कि रिसेसिव करेक्टर F1 में भी प्रेजेंट था, पर डोमिनेंट करेक्टर का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि रिसेसिव करेक्टर अपीयर नहीं हुआ। पर जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराई है, देन हमें F2 जनरेशन के अंदर डोमिनेंट करेक्टर तो मिला ही है। ठीक है, हमें होमोजाइगस टॉल कितने मिले हैं, कैपिटल टी 1 मिले हैं। हमें हेट्रोजाइगस टॉल कितने मिले हैं, 2 मिले हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। और हमें होमोजाइगस ड्वार्फ कितने मिले हैं, 1 मिले हैं। मतलब हमारी जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1 की है। तो हेयर इन दिस क्वेश्चन जब आपने इसका आंसर लिखना है तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कोई भी करेक्टर आप ले लीजिए, जैसे मैंने टॉल एंड ड्वार्फ करेक्टर लिया, तो यू कैन ऑल्सो टेक द सीड कलर और सीड शेप any of the character and draw the monohybrid cross for that, and on the basis of that you give the explanation। क्लियर बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है कि हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कौन सा ऐसा क्रॉस है जिससे ये साबित होता है मेंडल एक्सपेरिमेंट में कि भाई जितने भी करेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे से
अपना अलग एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो हियर यू हैव टू ड्रॉ द डाइहाइब्रिड क्रॉस बिकॉज यू नो दैट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो अब सब बच्चों को हमने ब्लैक बोर्ड पे करके बताया था डाइहाइब्रिड क्रॉस, एंड यू नो दैट if we take two characters at a time then such a cross is known as a dihybrid cross. So you can here select a character, seed color and seed shape ले लेंगे आप। ठीक है बेटे, तो अगर मैं कहता है कि फर्स्ट पेरेंट की बात करती हूँ तो कैपिटल वाई यहाँ पे येलो सीड कलर है और कैपिटल आर राउंड सीड शेप है, और उनके काउंटर पार्ट्स होंगे स्मॉल वाई, ठीक है, जो कि यहाँ पे ग्रीन है, और उसके साथ जो है स्मॉल आर होगा जो यहाँ पे रिंकल्ड है। देन आपको पता है कैपिटल वाई में से एक कैपिटल वाई आ जाएगा, स्मॉल वाई में से भी एक स्मॉल वाई आ जाएगा, कैपिटल आर में से एक स्मॉल आर कैपिटल आर आ जाएगा, देन उसमें से एक स्मॉल आर आ जाएगा। तो मेकअप हो जाएगा F1 इंडिविजुअल का कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है बेटे, और उससे हमें 4 कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, देन हमारे पास होगा कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, देन हमारे पास होगा स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर। क्लियर बेटे, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने ड्रॉ कर लेना है। तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी हमने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बना के दिखाया हुआ है, इफ यू रिमेम्बर, एंड वी हैव आल्सो डन इट इन ब्लैक बोर्ड टू। ठीक है बेटे, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो ब्लैक बोर्ड पे भी आपको बताया था करके कि किस तरह से हम उनकी काउंटिंग करते हैं। ठीक बेटे, तो यहाँ पे देखो ये उसने आपको बताया हुआ है राउंड एंड येलो सीड कलर के अकॉर्डिंग, और ये कॉम्बिनेशन हमें सारे मिल जाते हैं। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम काउंटिंग कर लेंगे। तो उसके बाद हमें जो डाई हाइब्रिड रेशो मिलती है वो 9:3:3:1 की मिलती है। तो देखो 9 हमारे पास राउंड येलो होंगे, देन 1 हमारे पास जो है वो ग्रीन एंड रिंकल्ड होंगे। क्लियर बेटे, पर उसके अलावा वो कहते हैं कि हमें 2 कॉम्बिनेशन 3 की फॉर्म में ऐसे मिले हैं जो पेरेंट्स में प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, जैसे राउंड के साथ येलो चल रहा है, रिंकल्ड के साथ ग्रीन चल रहा है, पर वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है राउंड जो है उसके साथ अगर जो है हमारे पास ग्रीन आ जाता है तो ये एक नया कॉम्बिनेशन होगा। उसी तरह से देखो रिंकल्ड के साथ हमेशा ग्रीन चल रहा है, अगर रिंकल्ड जो है उसके साथ हमारे पास येलो आ जाता है तो दैट इज ऑल्सो न्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ऐसे करेक्टर्स जो हमें पेरेंट्स में नजर नहीं आते, बट दीज करेक्टर्स दे आर प्रेजेंट इन द आफ्टर जनरेशन। ठीक है, so these characters are known as the non-parental characters. So all of you know very well that how these non-parental characters they appear. It is only because of crossing over among the genes. And what is crossing over? Crossing over is a phenomenon that takes place in prophase 1 stage of meiosis 1 under substage packaging, where the homologous chromosomes they pair together and they exchange their parts. And as you know that inside the chromatid DNA is there. So when this chromosome they exchange their part, the genes which are present on one chromatid, it also move from one chromatid to another. ठीक है, तभी येलो के साथ राउंड होना चाहिए था, पर येलो वही रह गया, राउंड दूसरे वाले क्रोमेटिड पे चला, और वहां पे रिंकल्ड वही रह गया, और वहां से जो ग्रीन था वो फर्स्ट पे आ गया, तभी हमारे पास जो है ठीक है बेटे येलो जो है उसके साथ जो है रिंकल्ड भी आ सकते हैं, और ग्रीन जो है उसके साथ राउंड भी आ सकता है। ये नए कॉम्बिनेशन हमें इस तरह से मिले हैं। तो यू हैव टू ड्रॉ द डाई हाइब्रिड क्रॉस इन सपोर्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर बेटे, उसके बाद देखिए फिर वो हमें कहता है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है यहाँ पर, और उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो उसने ब्लड ग्रुप्स की बात की है। तो कहता है कि अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, एक मैन जिसका की ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और वो मैरिज करता है एक विमेन के साथ जिसका की ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। ठीक है बेटे, अब ये फ्लो चार्ट देखो तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। अगर पर्सन जो है उसका ब्लड ग्रुप कैपिटल ए है तो देखो 2 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, या तो पर्सन जो है उसका मेकअप जो है एलील्स के अकॉर्डिंग आई ए और आई ए होगा, तब भी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या रहना है, ए रहना है। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि भाई पर्सन का ब्लड ग्रुप आई ए हो और दूसरी एलील स्मॉल आई हो, तब भी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। क्लियर बेटे, और उसके बाद वो कहते हैं कि वीमेन जो है उसका ब्लड ग्रुप ओ है। वीमेन का ब्लड ग्रुप ओ किस केस में हो सकता है, अगर हमारे पास दोनों ही एलील कौन सी आई है, स्मॉल आई आई है। ठीक बेटे, तो इसलिए वो कहते हैं कि अब हमने ये पता लगाना है कि भाई अगर हम उनके बीच में मैरिज होती है देन उससे एक डॉटर बॉर्न होती है, एंड डॉटर जो है उसका ब्लड ग्रुप ओ है,
ठीक है, तो हाउ कैन यू फाइंड आउट, कैसे आप पता लगाएंगे कि भाई ब्लड ग्रुप ए और ओ में से कौन सा डोमिनेंट है। तो देखो इसको केस 1 और केस 2 करके हमने यहाँ पे जो है इसके क्रॉसेस हमने ड्रॉ करने हैं। देखो केस 1 के अंदर आप क्या करोगे, आप एक ऐसा मैन लोगे जिसके अंदर दोनों ही एलील्स जो हैं वो डोमिनेंट रहेंगी, मतलब आई ए, कैपिटल आई ए की बात कर रही हूँ मैं, कैपिटल आई ए। ठीक है बेटे, तो उसकी आपने क्रॉसिंग करवा देनी है स्मॉल आई के साथ। ठीक, और उसके बाद वो कहता है कि जब आप इस तरह से उनकी क्रॉसिंग स्मॉल आई के साथ करेंगे तो देखो हमें 4 एलील मिलनी है, कैपिटल ए और स्मॉल आई, और चारों ही पुनेट स्क्वायर के अंदर जो हमें जी यहाँ पर जेनेटिक कॉम्बिनेशंस मिलने हैं वो कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई होगा, चारों ही इसी तरह के होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई चारों इंडिविजुअल्स का आता है तो इसका मतलब कोई भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ओ तो हो नहीं सकता, ए होगा। क्लियर बेटे, सेकंड कंडीशन जो है हमने उसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन लेनी है, मतलब मैन जो है उसका ब्लड ग्रुप बेशक ए है पर उसका मेकअप है कैपिटल आई ए के साथ स्मॉल आई, तो ऐसे इंडिविजुअल की क्रॉसिंग करवाएंगे आप स्मॉल आई के साथ। तो जब आप पुनेट स्क्वायर सॉल्व करेंगे ना इसके लिए, तो आपको जो है 50% ऐसे इंडिविजुअल मिल जाने हैं जिनका की ब्लड ग्रुप आई ए एंड स्मॉल आई होगा, पर एक कंडीशन आपको स्मॉल आई वाली मिलेगी, तो इसका मतलब वो डॉटर है जिसका की ब्लड ग्रुप ओ है। तो इसका मतलब है कि दोनों ही ब्लड ग्रुप जो हैं उनमें से ए ब्लड ग्रुप जो है वो डोमिनेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स जो है उनके अंदर जो है ये ब्लड ग्रुप रहता है। ठीक है बेटे, ओ जो है यहाँ पे रिसेसिव को कंसीडर करता है, तो अगर रिसेसिव डोमिनेंट के साथ एलील आती है तो उस केस में डोमिनेंट का ही ब्लड ग्रुप नजर आता है। रिसेसिव ओनली तब अपीयर होती है जब उसकी दोनों ही कॉपीज रिसेसिव की होती है, तो मैंने आपको बताया अभी कि डॉटर जो है उसका ब्लड ग्रुप ओ तब हो सकता है अगर दोनों ही स्मॉल आई आती है। तो इसीलिए केस बी के अंदर हमने जो हेट्रोजाइगस कंडीशन ली थी मैन की, आई ए कैपिटल वाली एंड स्मॉल आई इनटू हमने उसको किया था स्मॉल आई के साथ, उसमें हमें डॉटर मिलेगी जिसका ब्लड ग्रुप स्मॉल आई होगा। फर्स्ट केस में हमें नहीं मिलेगी जिसमें हम जो है होमोसाइगस कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं, ये वाली कैपिटल आई ए वाली। ठीक है बेटे, तो इसको ड्रॉ करके देख लेंगे सारे बच्चे। उसके बाद देखिए सीधा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हाउ इज द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमिन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, वेरी इजी, यू नो दैट ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ह्यूमंस जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ह्यूमंस के केस में वो कहते हैं कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें देन हियर द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास 46 है, and how many pairs are there, 23 pair of chromosomes are there. Out of these 23 pair of chromosomes, 22 chromosomes they are the autosomes, ठीक है, and one pair is of sex chromosome। तो आपको पता है कि ऑटोसोम जो 22 पेयर्स हैं वो यहाँ पर कंट्रोल करते हैं वेजिटेटिव करेक्टर्स को स्टूडेंट्स, एंड वन पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम का है विच इज एक्स वाई इन केस ऑफ मेल एंड एक्स एक्स इन केस ऑफ फीमेल। ये जो है करेक्टर यहाँ पे कौन से करेक्टर कंट्रोल करेगा, सेक्सुअल करेक्टर कंट्रोल करेगा। ठीक है बेटे, तो यू नो दैट कि भाई हमेशा जो मैन होगा ना वो हेट्रोगेमेटिक होगा बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पर्म्स, वन कंटेन एक्स क्रोमोसोम एंड अदर कंटेन वाई क्रोमोसोम। ठीक, जबकि वो कहते हैं कि फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल जो है यहाँ पर हमेशा होमोगेमेटिक होगी बिकॉज इट ऑलवेज प्रोड्यूस एग कंटेनिंग एक्स और एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इफ द स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम इट गेट फ्यूज्ड विद द एग कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम देन यू गेट कि भाई यहाँ पर एक्स एक्स हो जाएगा चाइल्ड का मेकअप और ये डॉटर होगी। ठीक है, पर अगर वो कहते हैं कि जो फादर है उसमें से स्पर्म ऐसा आता है जिसमें कि वाई क्रोमोसोम है और मदर जो है उसका जो एग है वो एक्स क्रोमोसोम वाला ही होगा हमेशा, तो एक्स वाई हो जाएगा मेकअप एंड सन जो है उसका बर्थ होगा। तो ये वाला जो है पुनेट स्क्वायर आप ड्रॉ करेंगे और इसका आंसर देंगे इस तरह से। क्लियर बेटे, उसके बाद देखो, हाँ जी, उसके बाद वाला बेटे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो भी पेज पे वो प्रेजेंट है दैट इज रिलेटेड विद एवोल्यूशन। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, आपने वो एवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं करना बिकॉज इट इज नॉट देयर इन रिवाइज्ड सिलेबस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो भी इसके बाद अगला क्वेश्चन है, what are the different ways in which individuals with a particular trait may increase in population। इस क्वेश्चन को आपने कैंसिल कर देना है। उसके बाद वाला भी why are traits acquired during the lifetime of an individual not inherited। ठीक है,
तो ये भी आपने जो है इसको क्रॉस कर देना है। पर ये अगर हम इसको जेनेटिक्स से भी जोड़ के देखें तब भी हम इसका आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का कि व्हाई आर ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। ठीक है बेटे, तो देखो अगर आपने अपने चैप्टर की रीडिंग कर ली है तो उसके शुरू में ही आपको दो तरह के करेक्टर्स बताए हुए हैं। इनहेरिटेड करेक्टर्स आर दोस करेक्टर्स which we directly obtained from our parents through birth। ठीक है, ऐसे करेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से एज इट इज हमारे अंदर आ जाते हैं बर्थ के दौरान, वो करेक्टर्स इनहेरिटेड करेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे फेशियल फीचर्स हैं, हमारी वॉइस है, ठीक है, अगर हमारी वॉइस जो है वो हमारे पेरेंट्स से मैच करती है, हमारे फेशियल फीचर्स जो है, नोज है, आईज है, वो हमारे पेरेंट्स से मैच करते हैं, हमारी लेंथ है हेयर्स की वो हमारे पेरेंट्स से मैच कर रही है, आई कलर हमारा मैच कर रहा है, तो ऑल ऑफ दीज करेक्टर्स आर द इनहेरिटेड करेक्टर्स। क्लियर बेटे? व्हाट आर द एक्वायर्ड करेक्टर्स? एक्वायर्ड करेक्टर्स वो होते हैं जो कोई भी इंडिविजुअल्स अपने लाइफ टाइम के दौरान जो है खुद अचीव करता है, जो पहले से बाय बर्थ उसमें मौजूद नहीं होते। ठीक है, देयर इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल कि फादर जो है वो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बट जो चाइल्ड है उसका इस तरह की मेडिकल फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाइल्ड जो है वो एक अच्छा क्रिकेटर है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ने अपने अपना टैलेंट जो है वो अपने लाइफ टाइम के दौरान अचीव किया है। ठीक है, फादर इज वेरी फॉन्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस तो ही बिकम डॉक्टर, एंड जो चाइल्ड है वो खेलने में यकीन रखता है तो फिर चाइल्ड जो है वो यहाँ पर क्या हो गया है, क्रिकेटर बन गया है। तो ये करेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर कौन से करेक्टर हैं? एक्वायर्ड करेक्टर है। अब क्वेश्चन देखो बड़े आराम से समझ आ रहा है। कहता है कि व्हाई आर द ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड? क्योंकि ये माना जाता है कि जो इनहेरिटेड करेक्टर्स होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन इंडिविजुअल के अंदर रहते हैं, पर जो एक्वायर्ड करेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, एंड बाय द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल वो करेक्टर्स जो हैं वही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आगे की जनरेशन में पास नहीं होते हैं। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई आर द स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स अ कॉज ऑफ वरी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक्स? ठीक है बेटा, तो ये भी एक जनरल सा क्वेश्चन है, तो उसको मैं वैसे बता देती हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू विल डू इट। तो उसमें कहते हैं कि डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टाइगर्स द टॉप प्रेडेटर्स इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द हर्बीवोर एनिमल्स लाइक डियर। ठीक है, आपको पता है कि हर एक एनवायरनमेंट के अंदर एक फूड चेन चलती है, एंड फूड चेन इज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, उसमें से एक इंडिविजुअल जो है वो प्रे है, दूसरा इंडिविजुअल उसका प्रेडेटर है। तो अगर वो कहता है कि स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स जो है, अगर टाइगर्स का नंबर जो है वो कम रह जाता है, तो ये हमारे लिए एक वरी का मेथड, वरी की बात क्यों है? ठीक है, तो वो इसलिए है क्योंकि अगर जो टाइगर्स की हम बात करें तो वो टॉप जो है प्रीडेटर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और किनके प्रीडेटर्स हैं? वो हर्बीवोर एनिमल्स के प्रीडेटर्स हैं। तो अगर टाइगर्स का नंबर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो हर्बीवोर्स हैं, हमारे डियर्स हैं, उनका नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो चेक एक प्रेडेटर जो है प्रे के ऊपर रखता है वो यहाँ पे कंट्रोल नहीं रहेगा, अचानक से पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी डियर्स की। ठीक है बेटा, पर आफ्टर अ फ्यू जनरेशन, कुछ जनरेशंस के बाद वो कहते हैं कि अपने आप जो है डियर्स जो है उनकी डेथ होने लग जानी है, क्योंकि अगर उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी दिस मींस द डिमांड on the on natural resources what they obtain from nature that also goes on increasing। ठीक है, जितने ज्यादा डियर हैं उतने ज्यादा जो हैं वो हर्बीवोर हैं, तो वो हर्ब्स के ऊपर फीड करी जा रही है, एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब फूड इज नॉट अवेलेबल टू देम, तो उससे क्या होगा? अपने आप ही जो डियर्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए एक बैलेंस जो है वो नेचर में हमेशा मेंटेन रहता है प्रे एंड प्रेडेटर को लेकर। तो प्रे की पॉपुलेशन को कौन कंट्रोल करते हैं? प्रेडेटर्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद अगला जो भी क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू राइज ऑफ ए न्यू स्पीशीज? ये वाला हमने नहीं करना है। ठीक है, कौन से फैक्टर हैं जिससे कि नई स्पीशीज जो है उनका ओरिजिन होता है? तो दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड विद दिस एवोल्यूशन, एवोल्यूशन से रिलेटेड है। उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है, विल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये वाला भी नहीं करना है हमने, ना क्वेश्चन से नेक्स्ट भी नहीं करना है। देन आई एम सेइंग दैट we have entered into the chapter ending exercise। ठीक है बेटे, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो लगभग जो हैं उसके अंदर ही है, एवोल्यूशन के ही है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन हमने छोड़ देने हैं, एंड देन हम चैप्टर एंडिंग एक्सरसाइज पे आ गए हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। कहता है कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स बियरिंग वायलेट फ्लावर्स with short pea plant bearing white flowers।
ठीक है, एक मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट जो है वो करवाया गया, जिसमें कि टॉल पी प्लांट्स जो है उनको लिया गया, और टॉल पी प्लांट्स जो हैं उनके वॉयलेट फ्लावर्स थे, और उनको शॉर्ट पी प्लांट के साथ उनकी क्रॉसिंग करवाई गई है जिनके की वाइट फ्लावर थे। ठीक है बेटे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि F1 के अंदर हमें ऐसी प्रोजेनी जनरेशन मिली है जिसमें सारे के सारे प्लांट जो है उनके फ्लावर को वॉयलेट कलर के हैं, पर हाफ ऑफ देम जो है वो शॉर्ट है। तो आपने ये बताना है कि टॉल पेरेंट का यहाँ पर मेकअप क्या हो। ठीक है बेटे, तो टॉल पेरेंट का मेकअप 3-4 मेकअप उन्होंने बताए हुए हैं, तो सभी को अगर आप क्रॉस कर करके देखें ना, तो उस कंडीशन में यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज सी पार्ट। अगर जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी हम लेते हैं तब भी कौन सा करेक्टर अपीयर होता है, टॉल करेक्टर अपीयर होता है। और वो कहता है कि प्रोजेनी जनरेशन जो है उसके अंदर हमें जो है हाफ ऑफ द प्लांट ऐसे मिले हैं जिनका की शॉर्ट करेक्टर है। तो ठीक है, ठीक है बेटे, तो अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू जो है उसका हम क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट का मेकअप हो जाएगा स्मॉल टी एंड स्मॉल डब्ल्यू। तो उस केस में हमें ऐसी प्रोजेनी जनरेशन मिल जाती है, ठीक है, जिनके अंदर वॉयलेट फ्लावर तो होंगे पर वो प्रोजेनी जनरेशन जो है वो कैसी होगी, शॉर्ट होगी। तो आपने जो सी वाला पेरेंट है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसकी क्रॉसिंग करवानी है होमोजाइगस जो रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ, यानी स्मॉल टी एंड स्मॉल डब्ल्यू के साथ। तब आप क्रॉस करके देखिए, आपको जो है दो तरह के प्लांट मिलते हैं। मैंने जब सॉल्व किया है उसके बाद आई विल फाइंड आउट कि मुझे दो तरह के प्लांट मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है बेटे, ये टॉल होंगे पर वॉयलेट कलर रखेंगे। इसके साथ मुझे दूसरे प्लांट मिलेंगे स्मॉल टी एंड कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। तो ये प्लांट जो है वो शॉर्ट होंगे हाइट में, और इनका मेकअप जो है वो वायलेट फ्लावर्स वाला होगा। तो आपने सी पार्ट जो है उसकी क्रॉसिंग स्मॉल डब्ल्यू के साथ करानी है, देन यू विल फाइंड आउट द आंसर। क्लियर बेटे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है चैप्टर एंडिंग एक्सरसाइज में, वो आप नहीं करेंगे बिकॉज वो एवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन से रिलेटेड है, यू विल नॉट डू दैट। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन उन्होंने आपको दिया हुआ है, कहते हैं कि अ स्टडी फाउंड दैट children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes. On the basis of that, we can say anything about whether the light eye color is a dominant or recessive, why or why not. ठीक है बेटे, तो इसका आंसर जो है वो हमने कैसे लिखना है कि when all the children of light colored eyes have parents with light color eyes, so this indicates that the light eye color trait is controlled by a recessive gene, because if the light eye color trait would have been dominant over dark eye color, then some of the children will have the chances of being dark eye color. ठीक है बेटे, तो अगर वो कहते हैं कि चिल्ड्रंस जो हैं, देखो हमें मालूम है कि आउट ऑफ दीज टू, कि अगर हमारे पास डार्क आई कलर की हम बात करें या फिर अगर हम जो है लाइट आई कलर की बात करें, तो लाइट आई और डार्क आई कलर में से डार्क आई कलर जो है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। पर वो कहते हैं कि अगर लाइट आई कलर जो है वो डोमिनेंट होता तो फिर हमें जो है, ठीक है, कुछ करेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर वेरी कर जाने थे। तो देखो क्रॉस करके हमने इसके अंदर देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने ये लिखना है कि इफ द लाइट आई कलर वुड हैव बीन डोमिनेंट ओवर डार्क आई कलर, तो कुछ चिल्ड्रंस जो हैं उनके ये चांसेस होने चाहिए थे कि उनके अंदर डार्क आई कलर भी हो। पर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स विद लाइट आई कलर विल प्रोड्यूस ओनली लाइट आई कलर, ठीक है। पर अगर वो कहते हैं कि चिल्ड्रंस जो है उनके अंदर सिर्फ लाइट आई कलर अपीयर हुआ है, डार्क आई कलर अपीयर नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो इसका मतलब दोनों पेरेंट्स जिनकी आपस में मैरिज हुई है और जिनसे वो चिल्ड्रन अराइज हुए हैं, वो दोनों ही पेरेंट्स जो हैं वो लाइट आई करेक्टर रखते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइट आई करेक्टर जो एक रिसेसिव करेक्टर है वो होमोजाइगस कंडीशन में केवल तभी अपीयर हो सकता है अगर बोथ द पेरेंट्स जो हैं उनके अंदर वो करेक्टर मौजूद हो। अगर एक पेरेंट के अंदर डार्क आई कलर होगा, एक पेरेंट के अंदर लाइट आई कलर होगा, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी दोनों कलर्स की अपीयर होने की रहेगी, ठीक है। कुछ चिल्ड्रन ऐसे होंगे जिनके अंदर डार्क आई कलर आएगा, कुछ चिल्ड्रन ऐसे होंगे जिनमें लाइट आई कलर आएगा। पर अगर हम वो कहता है कि सारे ही चिल्ड्रन जो है वो लाइट आई कलर रखते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही पेरेंट्स जो हैं वो रिसेसिव करेक्टर बियर करते हैं, और फादर जो है उसका भी लाइट आई कलर है, मदर का भी लाइट आई कलर है, तभी पूरी पॉपुलेशन जो आगे की चिल्ड्रंस की है उनमें लाइट आई कलर अपीयर हुआ है।
तो एक चीज याद रखिए कि रिसेसिव करेक्टर जो है अगर पूरे की पूरी जनरेशन के अंदर नजर आ रहा है तो वो केवल तभी हो सकता है अगर पेरेंटल करेक्टर दोनों जो हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटे, तो इसका क्रॉस जो है अभी मैं आपको नहीं बता सकती बिकॉज आई हैव नो ब्लैक बोर्ड हियर, पर बीच में जैसे ही हम स्कूल पहुंचेंगे आई विल डू दिस ऑन ब्लैक बोर्ड एंड यू पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है बेटे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपने नहीं करना है, एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स विद एग्जांपल। ठीक है, बस सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि होमोलॉगस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका कि सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर होता है पर वो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटे, पर एनालॉगस करेक्टर जो है वो करेक्टर होते हैं जिनका कि स्ट्रक्चरल प्लान जो है वो यहाँ पर जो है बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, सिमिलर इन अपीयरेंस एंड फंक्शंस में वो वाले जो है वो एनालॉगस होंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो एवोल्यूशन जो है उसको भी रीड कर सकते हैं, देन ही कैन इजीली फाइंड आउट। ठीक है, सेम बेसिक ओरिजिन, देखो डिफर्स इन देयर अपीयरेंस एंड फंक्शन। होमोलॉगस करेक्टर वो हैं जिनका फंक्शन वेरी करेगा, बेसिक प्लान सेम होगा, और दूसरे के लिए उसका अपोजिट रहेगा। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन हमने नहीं करना है बिकॉज इट विल नॉट कम इन बोर्ड एग्जाम। आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड आउट द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। ठीक है, आपको बोला है उसने कि डॉग्स के अंदर जो उसका स्किन का कलर होता है जिसे कोट कलर कहते हैं, तो उसमें से कौन सा कलर जो है वो डोमिनेंट है। तो देखो हमने ऐसे डॉग्स कंसीडर कर लेने हैं जिनमें ब्लैक आई कलर होगा, ब्लैक कोट कलर होगा, और दूसरी कैटेगरी डॉग्स की वो होगी जिनके अंदर व्हाइट कोट कलर होगा। ठीक है बेटे, तो दो कंडीशंस हैं, आपने क्या करनी है, क्रॉसेस ड्रॉ करनी है। ब्लैक डॉग्स जो है इनको रिप्रेजेंट करना है कैपिटल बी से, और व्हाइट डॉग्स को रिप्रेजेंट करना है स्मॉल बी से। ठीक है, तो आपको पता है कि F1 के अंदर हमेशा हमें मेकअप मिलेगा कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, यानी ऐसे डॉग होंगे जिनका कोट कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। पर जब हम उनके आगे जनरेशन देखेंगे F2 जनरेशन, तो हमें 1 ब्लैक कैपिटल बी मिलना है, 2 हमें कैपिटल बी स्मॉल बी मिलने हैं, एंड एक हमें स्मॉल बी मिलना है, यानी 1:2:1 की रेशो होनी है। ठीक है, तो उसके अंदर 3 ब्लैक हमें नजर आएंगे डॉग, और एक हमें कैसा नजर आएगा, व्हाइट वाला नजर आएगा। ठीक है बेटा, अगर ये वाली रेशो जो है हमें फॉलो हो जाती है तो उस केस में जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो क्लियरली यहाँ पर क्लियर कट फॉलो हो रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये ब्लैक जो कोट कलर है वो डॉग्स के अंदर डोमिनेंट कोट कलर है एज कम्पेयर टू द व्हाइट कोट कलर। ठीक है बेटे, तो उसके बाद देखो ये कंडीशंस जो है ये क्रॉसेस हमने ड्रॉ करके देख लेने हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी, टेस्ट क्रॉस के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि हम जो है पता लगा सकते हैं कि हमारा जो पेरेंट है, वन पेरेंट जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में मौजूद है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में मौजूद है। ठीक है बेटे, जैसे ये मान लो ब्लैक कोट कलर की हम बात कर लें डॉग के अंदर और व्हाइट कोट कलर की, तो यहाँ पे सीधे ही लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, पर अब हम कैसे पता लगाएं कि भाई कोई एक डॉग को देखकर कि ये होमोजाइगस ब्लैक कलर रखता है या हेट्रोजाइगस ब्लैक कलर रखता है, तो उसके लिए हम एक क्रॉस करते हैं, मेंडल ने क्रॉस दिया जिसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है बेटे, तो ये टेस्ट क्रॉस जो है उसके अंदर आप क्या करते हैं, एक बार को होमोजाइगस पेरेंट ले लेते हैं, पेरेंटल करेक्टर लेके उसको होमोजाइगस रिसेसिव करेक्टर के साथ करवाते हैं, तो चारों ही इंडिविजुअल्स जो आपको मिलेंगे वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट करेक्टर की फॉर्म में मिलती है। 100% हमें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट करेक्टर मिल जाता है। ठीक है, सेकंड केस में हम क्या करते हैं, जो F1 में हमें इंडिविजुअल मिला है ना, जैसे कैपिटल बी स्मॉल बी, देन हमारे पास जो है ये वाला जो इंडिविजुअल है इसकी आपने स्मॉल बी के साथ क्रॉसिंग करवानी है। मतलब एक बार आपने होमोजाइगस ब्लैक कलर लिया था, एक बार आपने हेट्रोजाइगस ब्लैक कलर लिया, दोनों ही केसेस में उनकी क्रॉसिंग किसके साथ करवाई है, स्मॉल बी के साथ करवाई है। तो उस केस में हमें 50% जो है क्या मिलेंगे, हाँ 50% आपको हाइब्रिड मिलेंगे, और 50% ही आपको जो है रिसेसिव फॉर्म्स मिलेंगी, यानी स्मॉल बी मिलेंगे। मतलब 50% आपको ब्लैक कलर नजर आएगा, 50% आपको व्हाइट कलर नजर आएगा। तो अगर ये वाली कंडीशन रहती है तो उस केस में आप इजिली कह सकते हो कि भाई पेरेंट जो है उसका मेकअप जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। और अगर 100% हमें मिलते हैं हाइब्रिड, तो हम कह सकते हैं कि पेरेंट का मेकअप जो है वो कौन सी कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है, तो that is the condition that is homozygous condition.
ठीक है बेटे, तो यहाँ तक हो गया हमारा ब्लैक कोड कलर तक। उसके बाद के क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द